Good morning students. Welcome to Self Welfare Law College online classes. I am Ankita Chaudhary. I'll teach you constitutional law. In last lecture we discussed about federalism, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से आया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का क्या रोल है, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसको ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां बेसिकली इंडियन फेडरलिज्म की बात करेंगे कि इंडिया के फेडरेशन का क्या नेचर है, उसके क्या फीचर्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो हम नेचर से स्टार्ट करते हैं। नेचर, जब इंडियन फेडरेशन की हम बात करते हैं तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जब हम इंडियन फेडरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, जो स्टेट्स उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, जब हम आर्टिकल 1 देखते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपके आर्टिकल 1 में भी यही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वहाँ पे भी आपने यूनियन वर्ड का यूज किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जिन्होंने उसको बनाया है, उन्होंने भी कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो जो हम फीचर्स देखते हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स ही फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। तो इंडिया हमारा ट्रू फेडरेशन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो स्टेट का जो फॉर्म होता है उसके हैं। तो हम इसको एग्जैक्टली ट्रू फेडरेशन नहीं कहते हैं, इंडिया को ट्रू फेडरेशन नहीं कहा जा सकता है। हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया जो है वो ट्रू फेडरेशन नहीं है। यहाँ पे वो कुछ यूनियन के यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स कैरी करता है, कुछ वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स कैरी करता है। इन्हीं फीचर्स को देखते हुए जो केसी वेयर है, उन्होंने इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो यूनिटरी फीचर्स कैरी करता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब हमारी जो इंडिया है, वहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो स्टिल जो स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स है वो भी कैरी करती है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, बट स्टिल स्टेट्स को भी पावर दी गई है, तो हम उसे ट्रू फेडरेशन नहीं कहेंगे, तो क्वाजी फेडरल हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो इंडियन का फेडरेशन है, इंडियन जो फेडरेशन है, या फिर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया मतलब एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। जब दोनों गवर्नमेंट काम कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग फीचर्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरी करता होगा। ठीक है, यूनिट जो फेडरल फीचर्स है वो भी कैरी करता होगा और जो यूनिटरी फीचर्स है वो भी कैरी करता होगा। तो हम फेडरल फीचर्स से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि जो हमारा इंडिया का गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट फीचर होता है वो आपका ड्यूअल पॉलिटी होता है। ड्यूअल पॉलिटी से क्या मतलब होता है? ड्यूअल पॉलिटी से मतलब होता है कि हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट फॉर्म होती है। स्टेट में आपकी अलग गवर्नमेंट बनती है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, और आपके यूनियन में अलग गवर्नमेंट बनती है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। तो यहाँ पे जब आपने डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, स्टेट को कौन मैनेज करता है, आपको कौन रेगुलेट करता है? चीफ मिनिस्टर करेंगे। और पूरी कंट्री को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपकी यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। तो यहाँ पे दो गवर्नमेंट आपने बना दी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब
अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाई तो इनको इनके मैटर्स भी बता दिए, इनका ज्यूरिसडिक्शन बता दिया कि किस ज्यूरिसडिक्शन में दोनों गवर्नमेंट काम करेंगी। मतलब जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट आपका बेसिकली किन मैटर्स को डील करती है, डिफेंस के मैटर्स को डील करेगी, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स को डील करेगी। जब स्टेट की बात आती है तो वो हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों को अलग अलग उनका ज्यूरिसडिक्शन बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो गया, दो तरीके की गवर्नमेंट सेपरेट बन गई। तो ये हमारा जो ड्यूअल पॉलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट होना, स्टेट गवर्नमेंट होना, ये फेडरल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपकी सेकंड फीचर की। आपका जो सेकंड फीचर है वो कहता है डिवीजन ऑफ पावर। जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात करते हैं तो हमने बात करी थी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर सेंटर के पास ही होती है, यूनियन के पास ही होती है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, एक साइड यूनियन गवर्नमेंट, एक साइड फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है। तो जब हम फेडरल फीचर की बात करेंगे तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी डिवीजन ऑफ पावर है। अब वो कैसे पता चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो आपको बताता है कि डिवीजन ऑफ पावर आपके दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है स्केड्यूल 7, ठीक है। आपका जो स्केड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, आपकी यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं, अभी उसमें 100 मैटर्स दिए गए हैं। उन जो मैटर्स हैं उन पे जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट में जो मैटर्स दिए गए हैं 61 मैटर्स दिए गए हैं। अभी की बात मैं कर रही हूँ, अगर ओरिजिनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यूनियन लिस्ट में आपके 97 मैटर्स थे और स्टेट में 66 थे। अभी स्टेट में 61 है। तो स्टेट में जो मैटर्स दिए गए हैं उन पे कौन लॉ बनाएगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद आपकी कॉन्करेंट लिस्ट भी दी गई है जिसमें 52 मैटर्स दिए गए। कॉन्करेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उनमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में से कोई सी भी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसके अलावा एक रेसिड्यूरी पावर भी दी गई है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से मान लीजिए इन मैटर्स में से हमने यहाँ पे 100, 61, 52 आपके मैटर्स बता दिए कि इन पे ये गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई मैटर बच जाता है जो इन लिस्ट में नहीं दिया गया है और उस पर लॉ बनना है तो वो आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो आपने क्लियरली यहाँ पे पावर का डिवीजन कर दिया। तो ये आपका हो गया सेकंड फीचर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल फीचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो जो ब्रिटेन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, बट वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। तो जब फेडरल फीचर की बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भी एक तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर माना जाता है, इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आज हम बात करें तो 470 आर्टिकल्स दिए गए हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और उसके अलावा 12 स्केड्यूल दिए गए हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ था, जब बना था, उस टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हुआ करते थे और जो पार्ट्स होते थे वो 22 पार्ट होते थे और 8 स्केड्यूल होते थे। आज 470 आर्टिकल है, 25 आपके पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल है। ये अब तक का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब बात आती है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सुप्रीम पावर दी गई होती है, वहाँ पे जो सुप्रीम सॉवरेनिटी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाती है। जो हमारे इंडिया में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम पावर दी गई है। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दी गई है। आपका जो भी लॉ बनता है
या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है, दोनों में से कोई सी भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, अगर वो लॉ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो वो लॉ वैलिड माना नहीं जाएगा, वो लॉ इलीगल हो जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो, ठीक है। इसलिए जो सुप्रीम पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है हमारे इंडिया में। ये हमारा जो है वो फोर्थ आपका फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आप, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को आप कैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो इन फीचर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। फिफ्थ फीचर है आपका सुप्रीम जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी सुप्रीम होती है। हमने 3 ऑर्गन पढ़े थे आपके गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगी और जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी। जब हम सुप्रीम जुडिशरी की बात करते हैं तो एक ही बात आती है, जुडिशरी के पास आपके जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ठीक है। वो आपके, मान लीजिए आपके पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, हो सकता है कि वो लॉ आपके जो हमारा जुडिशरी होता है वो इंटरप्रेट करता है किसी भी लॉ को, ठीक है। मान लीजिए वो लॉ आपके जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास गया इंटरप्रिटेशन के लिए, तो आपकी जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो उसको रिव्यू कर सकता है और वो उस पर अपना एडवाइस दे सकता है कि इस लॉ में आप या तो ये चेंजेस कर सकते हैं या फिर वो गवर्नमेंट को बता सकता है कि ये लॉ ठीक नहीं है, यहाँ पे इस लॉ में मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे इस प्रोविजन को वायलेट करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर होती है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, आपके हाई कोर्ट के पास, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और एडवाइस दे सकते हैं। सेकंड, इनके पास जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें भी ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जुडिशरी है वो सुप्रीम पावर होल्ड करने लग जाती है। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। आप सब जानते हैं कि जुडिशरी में आपकी पॉलिटिकल लीडर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, इनका ये काम होता है और गवर्नमेंट इनको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होता है, कोई पार्शलिटी नहीं होती है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, ठीक है। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेशन है, वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड की हुई है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, जिन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी लोकसभा है उसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और जो आपकी राज्यसभा है हम उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। जो लोकसभा है आपकी, उसमें डायरेक्टली इलेक्ट होके जो है पीपल आते हैं और जो राज्यसभा है उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बेसिकली। तो ठीक है, हमने अपने लेजिस्लेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पे भी पावर्स का डिवीजन कर दिया। जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोकसभा में बैठेंगे, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7th फीचर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फेडरल फीचर है, ठीक है। ये बता रहा है कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरल फीचर्स को कैरी करता है। और जो लास्ट आपका फीचर आता है वो आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से ये मतलब है, जब हम सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है, कुछ स्टेट की बात पास होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप मान लो क्या होता है, जब स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ बनता है तो उस केस में क्या होता है, जो लॉ पास होगा वो आपके पार्लियामेंट में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। उसके अलावा जो टोटल स्टेट्स हैं आपके इंडिया में, उनमें से कम 50% स्टेट्स की कंसेंट होनी चाहिए। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तभी वो लॉ पास
हो सकता है। इस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं किया कि स्टेट से रिलेटेड कोई भी लॉ पार्लियामेंट फ्रीली बना सकती है, नहीं, वहाँ पे उनको स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट भी लेनी होगी। इस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कम से कम 8 या 10 ऐसे फीचर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। ऐसे कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये बताते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेट गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब फर्स्ट फीचर की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे बात करेंगे? जब हमने ड्यूअल पॉलिटी की बात करी थी कि यूनियन को कुछ ज्यूरिसडिक्शन बता दिया है, स्टेट को कुछ ज्यूरिसडिक्शन बता दिया है, तो आप देखोगे कि कौन से मतलब ज्यूरिसडिक्शन, अगर यूनियन के ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है तो आप देखोगे कि जो यूनियन को ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है वो सारे मेजर जो एरियाज होते हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। जैसे डिफेंस का दे दिया, जैसे रेलवे का दे दिया, जैसे कि आपके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हो गए। तो जो सारे मेजर डिसीजंस हैं आपके इंडिया से रिलेटेड वो कौन लेता है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरीके से जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात आती है सेकंड यूनिटरी फीचर की। आपका जो सेकंड यूनिटरी फीचर है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यूएसए हमारा जो है वो ट्रू फेडरेशन है। ठीक है, यूएसए में हमारे आप देखोगे कि वहाँ कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्री की सिटीजनशिप आपको अलग मिलती है और आपके स्टेट की सिटीजनशिप आपको अलग मिलती है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप होती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? इनडायरेक्टली आप सेंटर को ही ज़्यादा पावर दे रहे हो। स्टेट के पास अपने जो उनके खुद के रेसिडेंट है उनको सिटीजनशिप देने का कोई राइट नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे पावर, जो मेजर पावर किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। इसलिए हम इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो यूनिटरी फीचर्स भी कैरी करता है। अब बात आती है स्टेट नॉन डिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। उसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्टेट जब बन गए तो स्टेट्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो इंडिया से बाहर हट जाएं। अब वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट ही रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको नहीं हटा सकती है, उसके पास भी ये पावर नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ कर सकती है कि उसके एरियाज़ को या उसकी बाउंड्रीज़ को या फिर उसके नाम को चेंज कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। वो भी ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। आपके स्टेट के पास ये कोई पावर नहीं होती है कि वो इंडिया की जो कंट्री है उससे हट जाएं और अपना एक अलग से कंट्री फॉर्म कर लें। ये पावर हमारे स्टेट्स को नहीं दी गई है। ठीक है, अब बात आती है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन है। जब हम यूएसए की बात कर रहे थे तो यूएसए में क्या है, आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, स्टेट्स का अलग बना हुआ है, सभी स्टेट्स अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्होंने अपना एक अलग, उनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये पावर दी गई है कि जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है। उसके अलावा किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पावर डिवाइडेड है और उसी बेसिस पे आपकी कंट्री रन करती है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इमरजेंसी में हमने पढ़ा था कि जब आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पावर में आ जाती है। उसके पास ज़्यादा पावर होती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स कम हो जाती है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर माना जाता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं
उसमें मतलब अगर चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसका बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोविज़न नहीं दिया गया है। आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस मैटर से रिलेटेड है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस बेसिस पे भी हम कहते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी फीचर्स कैरी करता है। तो यहाँ पे आपके फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स हमने अलग अलग से पढ़ लिए कि इन फीचर्स की वजह से हम कहते हैं कि फेडरल फॉर्म है, इनकी वजह से कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों फीचर्स कैरी करता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि क्वाजी फेडरल है। अब बात आती है आपकी चैलेंजेस की, ठीक है। जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर आप कह लीजिए कि क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे। जो सबसे पहला चैलेंज हम बात करते हैं वो बात आती है रीजनलिज्म की, ठीक है। जब आप स्टेट बनाते हो, हमने पढ़ा था कि इंडिया कैसे फेडरल बना था, कैसे बना था, डिसइंटीग्रेशन से बना था, जहाँ पे आपने सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी के बेसिस पे स्टेट्स को अलग अलग कर दिया था, ठीक है। अब जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, या फिर आप रिलीजन की भी बात कर सकते हो। इन बेसिस पे आप रीजन्स को डिवाइड करते हो। आपके अलग अलग रीजन है, मान लो नॉर्थ ईस्ट एक अलग कल्चर फॉलो करता है, साउथ इंडियंस अलग कल्चर फॉलो करते हैं। इस बेसिस पे क्या होता है, सब जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। इस बेसिस पे क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग जाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है मैं दूंगी, 1953 में आपके आंध्र प्रदेश में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पे, और उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, वहाँ के लीडर की डेथ हो गई थी क्योंकि वो फास्टिंग पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को एक अलग से स्टेट बना दिया जाए, अलग से कंट्री बना जाए, क्योंकि वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज बहुत अलग है, लोग बहुत अलग हैं। फिर उसके बाद 1954 में फजल अली थे, उन्होंने भी प्रपोजल दिया था कि 3 यूनियन टेरिटरी अलग बननी चाहिए और 16 अलग से स्टेट बनने चाहिए। इस तरीके से हर रीजन में एक अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो रीजनलिज्म की होती है। हमारा तेलंगाना 2014 में एक अलग से स्टेट बनाया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश अलग हो गया है। तो वो भी इस तरीके की ही एक कॉन्फ्लिक्ट थी, बहुत टाइम तक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। फिर लास्ट में 2014 में उनको एक अलग स्टेट बना दिया गया था। अब रिसेंटली जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंडिया में चल रहा है वो चल रहा है आपका गोरखा जो लोग होते हैं उनका, और बोडो जो होते हैं उनका। ये बेसिकली असम, नॉर्थ ईस्ट में बोडो है जो असम में मिलते हैं, गोरखा जो है वो आपके नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश की साइड मिलते हैं। ये लोग कहते हैं कि इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि एक इनको अलग से बना दिया जाए, अलग से कंट्री बना दी जाए या अलग से स्टेट बना दिया जाए। तो ये जनरली चैलेंजेस आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखे जाते हैं। फिर बाद में आती है गवर्नर्स ऑफिस की बात, ठीक है। गवर्नर आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे स्टेट के वो गवर्नर लेगा। लेकिन हमने एक एग्जांपल देखा, अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे क्या हुआ था कि आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टिल पावर में थे, लेकिन गवर्नर ने क्या किया, अपनी जो पावर है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उन्होंने अपनी पावर का मिस यूटिलाइजेशन किया। 2013 की बात है, आई थिंक ये 2013 में इन्होंने अपनी पावर का मिस यूटिलाइजेशन किया और वहाँ पे प्रेसिडेंट जो रूल है वो इम्पोज करवा लिया था।
और चीफ मिनिस्टर हैं उनको फिर वहाँ से हटना पड़ा था, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही आया था कि इन्होंने जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था वो गलत था, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से पावर दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पावर का मिस यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है नीति आयोग का। नीति आयोग आपका मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आके फ्रेम किया था। बेसिकली ये है जो है प्लानिंग करता है कि आपकी कंट्री में किस तरीके से काम होना चाहिए, ये बेसिकली पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जहाँ स्टेट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन पे थोड़ा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम मानते हैं कि यहाँ पे भी फिर स्टेट को प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, क्योंकि उनकी पावर में इन्फ्लुएंस जो है वो सेंट्रल का ज़्यादा आने लग जाता है, मोस्टली फाइनेंशियल मैटर्स में होता है ये। इस वजह से भी इस तरीके की जो एजेंसीज फ्रेम कर दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, फॉर्म कर दी जाती हैं, उसकी वजह से भी आपके फेडरल गवर्नमेंट में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैलेंज है वो आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप का, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही सिटीजनशिप मिलती है। इसमें यह है कि स्टेट्स को ये लगने लग जाता है कि हमारे खुद के पास तो कोई पावर ही नहीं है, हम अपने खुद के लोगों को सिटीजनशिप भी नहीं दे सकते, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते, हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, हम इंडिया के अगर होल इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत अलग कल्चर फॉलो करते हैं। तो इस बेसिस पे भी कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ये भी चैलेंजेस जो हैं जनरली आपको फेडरल गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। अब जो लास्ट आपका है वो आता है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हो या फिर आप साउथ में देखते हो कि जो श्रीलंका के तमिल्स हैं वो ये एक्सटर्नल फोर्सेस इसलिए हैं क्योंकि ये लोग क्या है, जब आप माओसिस्ट की बात करते हो, नक्सलवादी की बात करते हो, या फिर तमिल में भी आपने यही देखा होगा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं है। इस वजह से हमेशा आपकी कंट्री में जो फेडरल फॉर्म होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपको लगता है कि फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे कंट्रोल है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये मोस्टली ये चैलेंजेस आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। आपका जो इंडियन फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।